तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं आरजू साई आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। अधिक उपज के लिए लहसुन की फसल में जरूरी कार्य। पॉली हाउस में एकीकृत कीट प्रबंधन। लहसुन की फसलें इस समय हरी भरी हो गई हैं। आगे भी ये फसलें अच्छी तरह से बढ़े, इसके लिए इस समय इसकी विशेष देखरेख करें, क्योंकि देखरेख में कमी होने से फसल के विकास में बाधा आती है और रोग कीट भी नुकसान करने लगते हैं। तो इस फसल की देखरेख में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, बता रहे हैं विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव। आज आपके साथ लहसुन जो फसल आज लगी हुई है हमारी खेतों में, उसके ऊपर मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो लहसुन जो है, इसकी जो समसामयिक समस्याएं हैं, आज की तारीख में जो समस्याएं हैं, जो स्थितियां हैं, आज मैं आपके साथ उन्हीं के ऊपर बात करूँगा। किसी भी फसल में खरपतवार बड़ी समस्या होते हैं, जिनकी वजह से मुख्य फसल ठीक से नहीं बढ़ती है और रोग कीटों की भी समस्या बढ़ जाती है। इसलिए इनके निदान का उपाय समय पर करें। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वीड्स। वीड्स मतलब होते हैं खरपतवार। ये खरपतवार जो होते हैं, ये हमारी फसल के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये हर तरीके से हमको नुकसान ही नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे हमको फायदा कुछ भी नहीं है। वो खरपतवार का नियंत्रण करना, खरपतवार को खेतों से दूर रखना, इसका प्रयास तो किसान भाइयों हमें लहसुन बोने के प्रथम दिन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। और खेती में, खासतौर से लहसुन की खेती में निंदाई गुड़ाई के महत्व को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इससे क्या होता है कि जो वायु संचार है हमारा जड़ों तक, पौधे की जड़ों तक, वो भी अच्छे से बन जाता है। निंदाई गुड़ाई करने से जड़ों को उचित वायु संचरण मिलता है, जिससे उनका विकास भी काफी तेजी से होता है, अच्छा होता है। और नतीजे में हमारे जो कंद मिलते हैं, जो हमें फ्रूट्स मिलता है, जिसकी मार्केट में, बाजार में कीमत होती है, उनकी भी काफी अच्छी तरीके से जो विकास है वो संपूर्ण मात्रा में हो पाता है। लहसुन की फसल सही बढ़वार ले, इसके लिए खड़ी फसल में पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग जरूरी है। साथ ही ठीक समय पर सिंचाई भी बहुत जरूरी है। अब खरपतवार समाप्त करने के साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीजें हैं जैसे जिनको अब आप निदाई गुड़ाई करने के बाद डाल सकते हैं जमीन में। एक यूरिया जो है, वैसे तो संपूर्ण खाद जो डीएपी है और पोटास है वो आप पहले दे चुके हैं। दूसरी चीज यूरिया होती है। यूरिया जो है जनरली 1 महीने के अंतराल के बाद ही 30 दिन में ही अपन देते हैं, और उसका भी ये राइट समय है। और ये भी आप सिंचाई से पहले या सिंचाई के बाद, दोनों स्थितियों में दे सकते हैं। तो यूरिया को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो 30 दिनों के बाद
और एक आप 60 दिन के आसपास 55-60 दिन के आसपास जाकर के आप उसका दूसरा डोज डाल सकते हैं। तो सिंचाई इसके बाद जो है महत्वपूर्ण है। सिंचाई वैसे ठंड के दिनों में कई इस जगह पे अभी बेमौसम बारिश हो गई है तो जरूरत नहीं होगी। फिर भी यदि अगर नमी आपके उसमें कम है या आप सिंचाई करना चाहते हैं, आप अगर बहाव पद्धति का उपयोग करते हैं, फ्री फ्लड जमीन में पानी देते हैं तो वो काफी अच्छा होता है फसल के लिए। नीचे तक नमी बनी रहती है, उसके जड़ों तक पहुंचती भी है और उसका जो असर रहता है कि आपके खेत में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसका असर भी लंबा रहता है और किसी भी फसल उत्पादन में बहाव सिंचाई पद्धति को अच्छा ही पाया गया है। उसका भी उपयोग कर सकते हैं और नमी आपको बनाए रखना है, ये आपको ध्यान देना है। लहसुन की फसल में रोग कीटों की समस्या वैसे तो कम आती है, फिर भी कभी कभी रोग कीटों का प्रकोप हो जाता है जिस वजह से नुकसान हो सकता है, इसलिए रोग कीटों से भी सावधान रहें। इसके बाद हम आते हैं जो मुख्य बात है वो है एक कीड़े बीमारी। सबसे ज्यादा असर जो आपने खेतों में देखा होगा, कुछ मच्छर टाइप के थ्रिप्स जिनको हम बोलते हैं, वो जरूर आपके यहाँ रस चूसक कीट जो है ये नुकसान पहुंचाने के लिए आपके यहाँ आ चुके होंगे। ऐसा है क्योंकि ये मौसम जो होता है इसमें मच्छरों का प्रकोप, रस चूसक कीड़ों का प्रकोप खेत में बढ़ जाता है। तो इनसे आपको फसल को बचाना है क्योंकि रस चूसक कीट जो है ये भी फसल के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और पूरी फसल को बीमारी और उनका असर करके हमारे जो मुख्य उत्पादन है उसको कम कर देते हैं। रस चूसक कीट जो है इनको समाप्त करने का सबसे अच्छा जो तरीका है तो रासायनिक विधियों का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा दवाइयाँ आज की तारीख में यूज हो रही है उसका नाम इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है और ये बहुत कम मात्रा में भी अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो आपने अपने खेतों में जिस हिसाब से इनको डेवलप कर रखा है उस हिसाब से आप मात्रा का निर्धारण जो है 5 से 10 ग्राम प्रति टंकी तक कर सकते हैं और ये आपको उनको नष्ट करना लेकिन आवश्यक है। इन मुख्य कीड़ों के अलावा कुछ बीमारियां भी हैं जो इस समय आपको किसान भाइयों अपने खेत में दिखने लगी होंगी। छोटे छोटे बैंगनी स्पॉट आपको पत्तों पे नजर आते हैं जो धीरे धीरे बड़े होकर के और वो पर्पल ब्लास्ट जिसको हम कहते हैं, इस पर्पल ब्लास्ट का रूप धारण कर लेते हैं और फसल को में बैंगनी धब्बों का बड़ा रोग हो जाता है और ये पत्तियां झुलसी हुई सी लगती हैं, लटक सी जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये एक पूरी झुलसी हुई पत्तियां हैं। ये रोग भी काफी नुकसान पहुंचाता है हमारी फसल को। तो अभी आप इसके अंदर कार्बेंडाजिम डाल सकते हैं। इसके अलावा मेटलिक मैनकोजेब एक आता है, ये काफी प्रभावी पाया गया है और आपके बाजार में अभी भी उपलब्ध है टाटा मास्टर के नाम से और इसका उपयोग आप इसके लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इसके अलावा तो और कोई खास ऐसी बताने लायक इस समय जो सामयिक स्थितियां हैं वो मेरे ख्याल से मैंने सब कंट्रोल में जो नियंत्रण है, रोकथाम है या जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं इस समय की, वो सारी अपन ने इसमें ली है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज नई तकनीकों से किसान जुड़ रहे हैं, जिसमें पॉली हाउस में खेती भी एक नई तकनीक है, जिसमें बेमौसमी फसलें उगाते हैं और अच्छी उपज भी पाते हैं। लेकिन इसमें भी रोग कीटों की समस्या कम नहीं आती है, जिसमें आज हम बात करेंगे एकीकृत कीट नियंत्रण की, जिस पर चर्चा कर रहे हैं एक प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव।
किसी भी फसल का उत्पादन लेने के लिए उनके पेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो विशेष रूप से पॉली हाउस या जो आच्छादित खेती होती है उसमें तो विशेष रूप से उसका ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो उसके लिए मैं IPM का सिस्टम काम में लेता हूँ, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होता है। एकीकृत कीट नियंत्रण के उपाय। अपने देश में कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है और इन कीटों से फसल को बचाने के लिए आज के समय में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कम लागत में कीटों का नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो गया है, जिसका सबसे अच्छा उपाय है एकीकृत कीट प्रबंधन। इस तकनीक में कीटों के नियंत्रण के लिए यांत्रिक, जैविक और अंत में रसायनों के प्रयोग से कम खर्चे में फसलों से अधिक उपज ले सकते हैं। तो उसमें 2-3 विधियां होती हैं पेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए। एक तो होती है उसमें जैविक कीटनाशकों से उनका समापन करना, दूसरा होता है रासायनिक कीटनाशकों से उसका करना, और तीसरा होता है यांत्रिक नियंत्रण। एकीकृत कीट नियंत्रण के उपाय में सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक विधि से कीट नियंत्रण की। इस विधि में कीटों के नियंत्रण के लिए प्रकाश प्रपंच, फेरोमोन ट्रैप, निराई गुड़ाई, गर्मी में खेत की गहरी जुताई करके बुवाई के समय में परिवर्तन और पलवार बिछाकर कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। पॉली हाउस में मैंने विशेष रूप से ये इसका उपयोग किया है और जैविक खेती के मायने के अंदर उसमें विशेष रूप से उसका वो महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें मैंने ये पॉली हाउस में जगह जगह पाइपों पर इसका वो पीले कलर से उसको रंग दिया है, और पीले कलर से रंगने के बाद में उस पर जो चिपचिपा पदार्थ आता है जो मक्खी मच्छर को चिपकाने के लिए, तो उनको मैंने लगा दिया है। उससे पीले रंग की तरफ इंसेक्ट वगैरह आकर्षित होते हैं और आके उस गोंद के चिपक जाते हैं। उससे करीब 50 से 60% तक उनका नियंत्रण हो जाता है। और रहे जो 30 से 40% जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको जैविक कीटनाशकों से समाप्त करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में और फिर भी अगर उनका समापन नहीं होता है तो उसके लिए हम रासायनिक की तरफ जाते हैं। इंसेक्ट का जो पीले कलर के स्टिकी कार्ड आते हैं वो होते हैं मच्छर वगैरह के लिए उनको, या वाइट फ्लाई के लिए और थ्रिप्स के लिए उनको काम में लेते हैं। और जो नीले कलर के स्टिकी कार्ड होते हैं उसमें थ्रिप्स भी आकर्षित होते हैं, उसके अलावा फ्रूट फ्लाई भी आकर्षित होता है। तो फ्रूट फ्लाई का तो खैर पॉली हाउस में बहुत कम वो होता है, बाकी थ्रिप्स और वाइट फ्लाई वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो इसके लिए मैंने पूरे पॉली हाउस में इनको रंग कर उस पर चिपचिपा पदार्थ लगा दिया है। ये 4000 वर्ग मीटर में मैंने ये पॉली हाउस लगा रखा है। उसमें करीब 50 से 60 जगह पर मैंने ये पीले और नीले कलर के इनको पाइपों को पेंट कर रखा है, उस पर चिपचिपा पदार्थ लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं जो पीले पर हैं तो ये वाइट फ्लाई और मच्छर वगैरह इन पर आकर चिपक गए हैं, और फ्रूट फ्लाई वगैरह तो बहुत कम प्रकोप होता है, तो इसलिए ये नीला जो हिस्सा है उस पर बहुत कम मात्रा में चिपके हैं। जो ये पीले और नीले स्टिकी कार्ड जो लगा रखे हैं वो नीचे और ऊपर दोनों जगह हैं। नीचे जब छोटी फसल होती है तो नीचे वाले उस पर मक्खी मच्छर होते हैं तो नीचे जाके चिपक जाते हैं। जैसे जैसे फसल ऊंची आएगी तो ऊपर वाले जो स्टिकी कार्ड हैं या जो चिपचिपा पदार्थ है उन पर ऊपर वालों पर आके चिपकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो भी इंसेक्ट या पेस्ट वगैरह जो होते हैं वो ऊपर की कच्ची जो कोंपल होती है उसके आसपास ही रहते हैं, और उसी के आसपास जो मैंने ये जो लगाती हैं तो उनमें उनका अच्छा खासा नियंत्रण हो जाएगा। और अभी तक फसल किसी तरह का कोई रोग वगैरह नहीं है, और अगर फिर भी कोई इंसेक्ट वगैरह अगर कोई होगा तो फिर उसमें रासायनिक पर जाएंगे उसके आखिर में। रासायनिक विधियां। एकीकृत कीट प्रबंधन में इस विधि का मुख्य उद्देश्य नुकसानदायक कीटों का रसायनों द्वारा उन्मूलन ही नहीं है, बल्कि रसायनों को एक विशेष परिस्थिति में ही प्रयोग लाया जाना है, जिससे कीट फसल में आर्थिक स्तर से नीचे बने रहें और आपकी फसल कीटों के नुकसान से बच जाए और अच्छी पैदावार मिले। एकीकृत कीट नियंत्रण के फायदे। प्राकृतिक संतुलन नहीं बिगड़ता है, खेती में लागत कम हो जाती है, पैदावार अधिक मिलती है, उपज की गुणवत्ता अच्छी होती है और उत्पाद का बाजार भाव अच्छा मिलता है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जयपुर और इसके आसपास के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा, लेकिन हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जीरे की फसल में उकठा एवं झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए डाइफेनोकोनाजोल 25 EC की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। मटर की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम गंधक चूर्ण का बुरकाव करें या 750 मिलीलीटर डाइनोकैप का छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई देते ही करें। यह छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 2 बार करें। गेहूं और जौ की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बौनी किस्मों में बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद और अन्य किस्मों में बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद 2,4-D एस्टर साल्ट की 500 ग्राम या मिट सल्फ्यूरान की 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। गेहूं और जौ की खड़ी फसल में दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC की 4 लीटर मात्रा 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर 1 हेक्टेयर में समान रूप से फैलाएं और हल्की सिंचाई करें। फसलों को संभावित ठंड के प्रभाव से बचाने के लिए किसानों को शाम के समय थायो यूरिया, तरल सल्फर आदि का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। शाम के समय हल्की सिंचाई करने की भी सलाह दी जाती है। बेर के छोटे फलों के पौधों और नर्सरी को ठंडी हवा से बचाने के लिए उनके उत्तर की ओर पॉलीथीन सीट या सरकंडा से ढकना चाहिए। इस सप्ताह प्याज का प्रत्यारोपण कर लेना चाहिए। किसानों को सलाह दी जाती है कि रुपाई से पहले खेतों में पूरी तरह से विघटित FYM और पोटास उर्वरक का उपयोग करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मिर्च की फसल को लीफ कर्ल वायरस रोग से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। बैंगन की फसल में फल एवं तना छेदक लट के प्रकोप की संभावना है। इसके नियंत्रण के लिए प्रभावित शाखाओं एवं फलों को तोड़कर नष्ट कर देवें और फल बनने पर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। पॉली हाउस का दोपहर में साइड के पर्दे 1-2 घंटे के लिए खोले जाने चाहिए। फूल गोभी की फसल में पेंटेड बग एवं एफिड की रोकथाम हेतु डाइमिथोएट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। दुधारू एवं नवजात पशुओं को शीतलहर से बचाने के लिए समुचित प्रबंध करें। रात में पशु घर के द्वार पर टाटी या जूट की बोरी लगा कर रखें और दुधारू एवं नवजात पशु की पीठ के चारों ओर जूट की बोरी बांधें। पशु को दिन में धूप में बांधें तथा गुनगुना पानी पिलाएं। जानवरों को अधिक पोषक तत्व युक्त भोजन देवें तथा बिछावन को प्रतिदिन सूखा रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है कोटपुरा जिला धौलपुर के राजनाथ ने। आपने बटन मशरूम उत्पादन में अपनाई जाने वाली तकनीकियों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
मशरूम, जैसा कि आप जानते हैं, मशरूम एक किस्म के फफूंद है जो ज़मीन से ऊपर भी उगती है और ज़मीन के नीचे भी उगती है। वैसे तो हमारी प्रकृति में हज़ारों किस्म की मशरूमें पाई जाती हैं, पर व्यावसायिक तौर पे हम भारतवर्ष में हम कह सकते हैं तो 7-8 किस्म के मशरूम जो है जो हम व्यावसायिक तौर पे लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा योगदान हमारे प्रदेश में बटन मशरूम का ही है। तो इसकी खेती अलग अलग स्टेप्स में की जाती है, तो थोड़ा हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। तो जो खाद होती है, खाद बनाने की हमारे यहाँ मुख्य रूप से 2 विधियाँ प्रचलित हैं। एक है लंबी विधि और दूसरी है छोटी विधि। जो लंबी विधि है उसमें खाद बनाने में बहुत समय लगता है, 28 से 30 दिन लग जाते हैं खाद बनने में, और जबकि जो छोटी विधि है उसमें हमारे 18 से 20 दिन में जो है हमारी खाद तैयार हो जाती है। और दोनों में एक जो फ़र्क है वो ये है कि जो सामग्री है वो भी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम छोटी विधि बात करें, क्योंकि ज़्यादा प्रचलित है, तो इसमें हमारी 5 चीज़ें मुख्य रूप से प्रयोग होती हैं। सबसे पहले आपका गेहूं का भूसा, मान लीजिए अगर आप 1000 किलो गेहूं का भूसा लेते हैं तो इसमें आपने 600 किलो जो है आपने चिकन मैन्योर, जिसको मुर्गे की खाद भी बोलते हैं, वो डालनी है। 70 किलो इसमें आपने चोकर डालनी है। 14.5 किलो इसमें यूरिया डालना है और 30 किलो आपने इसमें जिप्सम डालना है। इन 5 चीज़ों से जो है आपकी मशरूम की खाद बनेगी। फिर आता है कि कैसे आपने खाद बनाना स्टार्ट करना है। खाद, जहाँ भी आप खाद बनाते हैं उसको हम कंपोस्ट यार्ड कहते हैं, और ये एक सीमेंटेड सरफेस होता है, पक्का सरफेस होता है जिसके ऊपर छत होती है और चारों तरफ दीवार लगी होती है। तो वहाँ पे हम पूरा भूसा पहले फैला देंगे तोल करके, और फिर उसको गीला करेंगे। मतलब 2-3 दिन का प्रोसेस है ये। फिर उसके बाद चिकन मैन्योर डालेंगे, मुर्गे खाद डालेंगे, इसको भी गीला करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि थोड़ा छोटा ढेर बनाते हैं। पहले तो ढेर काफ़ी बड़ा होता है, फिर छोटा ढेर बनाते हैं। तो जिस दिन हम ये खास साइज का ढेर बनाते हैं उस दिन को हम 0 दिन बोलते हैं। तो 0 दिन में हम आपका जो भी मिश्रण है उसमें यूरिया भी हम इसमें डाल देते हैं। तो ज़्यादातर 5 फुट के करीब हम इसकी हाइट रखते हैं और चौड़ाई भी 5 फुट के करीब ही रखते हैं। और लंबाई है ये तो आपको डिपेंड करेगी कितना आपका टोटल मिश्रण है, कितना आपने गेहूँ का भूसा लिया है, उससे ऊपर इसकी लंबाई डिपेंड करती है। तो जब आप पहली बार इसको 0 दिन में डालेंगे खाद को, उसके बाद आपने 2-2 दिन के बाद इसमें पलटाई देनी है। जैसे दूसरे दिन आपने पहली पलटाई देनी है, फिर 4 दिन के बाद देनी है, फिर 6 दिन के बाद देनी है, और फिर 8 दिन के बाद देनी है। तो टोटल इस छोटी विधि में आपने 4 पलटाई देनी है, और दूसरी पलटाई के टाइम हम इसमें जिप्सम भी डाल देते हैं। फिर 4 पलटाई के बाद जो है हमने खाद को पास्चराइजेशन चैम्बर, जिसको हम फेज़ 2 भी बोलते हैं, उसमें ले जाते हैं। तो उसमें हम पूरी खाद को अपनी जो फेज़ 1 में हमारी बाहर कंपोस्ट यार्ड में तैयार की होती है उसको हम फेज़ 2 में शिफ्ट कर देते हैं। फेज़ 2 में शिफ्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि कमरे, उसमें जो हमारा पास्चराइजेशन चैम्बर्स होता है उसमें 2 दरवाजे होते हैं। तो दोनों दरवाजों को मतलब खाद भरने के बाद हम उसको बंद कर देंगे, और खाद का तापमान जो है हम 58 से 59 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं, और इसको हम 5 से 6 घंटे तक ऐसे मेंटेन बरकरार करके रखते हैं। फिर उसके बाद जो है हम खाद की कंडीशनिंग करते हैं। खाद का तापमान हम 50 से 52 डिग्री ले आते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम खाद की स्मेल चेक करते हैं। अगर इसमें मीठी स्मेल आए तो समझना चाहिए कि हमारी खाद तैयार है। अगर इसमें तीखी स्मेल आए तो समझना चाहिए कि खाद में अभी थोड़ी कसर है। तो हम इसको थोड़ा और ताज़ी हवा देके उसमें से अमोनिया को निकालते हैं। तो अमोनिया की कंसंट्रेशन हमारी इसमें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद फिर समझना चाहिए हमें कि खाद हमारी तैयार है। फिर हम जो चैम्बर का अंदर का दरवाज़ा होता है उसको खोल देते हैं और उसमें स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग जो करते हैं हम, जैसे 1 क्विंटल खाद है, 1 क्विंटल खाद में हम 750 ग्राम से लेकर 1 किलो तक बीज डालते हैं, स्पॉन डालते हैं, और उसकी बिजाई करते हैं खाद में, और उसको हर बैग को 8 से 10 किलो के हिसाब से हम हर बैग को फिर भरते हैं। और भरने के बाद जो है इन बैग्स को हम, जो हमारे फसल कक्ष होते हैं, क्रॉमिक रूम्स होते हैं, उसमें इसके ऊपर रख देते हैं, शेल्व्स के ऊपर रख देते हैं। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है इसमें स्पॉन रन का। तो जैसे कि हम इसमें स्पॉनिंग कर देते हैं, उसके बाद हम कमरे का तापमान जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, और जो कमरा है बिल्कुल बंद रखते हैं, उसमें ताज़ी हवा बिल्कुल नहीं आने देते हैं। तो क्या होता है कि 12 से 15 दिनों में हमारा जो बीज है इसमें पूरा फैल जाता है आपकी खाद में, और तो जो खाद है आपको हल्की हल्की सफ़ेद रंग की नज़र आ जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, इसमें हमने केसिंग की परत चढ़ाना। तो केसिंग क्या होता है, एक किस्म की ये मिट्टी और सड़े हुए गोबर का मिश्रण होता है बराबर मात्रा में। तो इसको भी हमने पास्चराइज किया होता है मिट्टी को पास्चराइजेशन चैम्बर में, या केमिकल से भी कभी कभी हम ट्रीट कर देते हैं। तो ये ऐसी ट्रीटेड मिट्टी को ही हम केसिंग मिट्टी को इसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो इसकी परत जो है हम 4 से 5 सेंटीमीटर चढ़ाएंगे आपके जो स्पॉन रन बैग होते हैं उसके ऊपर। फिर जो है उसके बाद भी हम तापमान को 25 डिग्री रहने देते हैं। फिर 10-12 दिन के बाद जो है आपका
जो केस रन भी कंप्लीट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो केसिंग मिट्टी है उसके ऊपर भी आपकी जो है पूरी जो है इसका माइसीलियम जो है मशरूम का फैल जाता है और मिट्टी भी आपकी सफ़ेद रंग की आपको नज़र आती है। फिर अगला स्टेप आता है कि आपने कैसे इसमें पिनिंग लेनी है। तो पिनिंग लेने के लिए आपने क्या करना है, फिर इसमें एक तो कमरे में आपने फ्रेश एयर देनी है, ताज़ी हवा का आपने प्रवेश कराना है। चाहे आप खिड़कियां खोल सकते हैं, अगर दोहरा जाए तो उसको थोड़ी देर खोल सकते हैं। और आपने जो अपने कमरे का तापमान है वो आपने 25 डिग्री से जो है 17-18 डिग्री तक ले आना है। तो इस तापमान पे जो है आपकी पिनिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो आपका मशरूम निकलना, इसमें बटन मशरूम निकलना इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर जैसे ही ये तोड़ने के लायक हो जाएंगे तो आप इसको घुमा के आप इसको मशरूम को तोड़ देते हैं और इसको डंडी का निचला पोर्शन चाकू से काट के आप इसको लिफाफों में पैक कर सके इसको सील कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी फसल उगाते हैं तो मेन होता है हमारा कि कितना हमारा आपको इसमें मुनाफा हो रहा है। तो मशरूम में ज़्यादातर खासकर बटन मशरूम में आपको 2.5 से 3 गुना तक मुनाफा हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।